एक कलेक्टर साहब छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। हाँ, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 1000 दे दो। यह सुनकर कलेक्टर साहब चुपचाप पूरी घटना देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने सिर्फ 300 रुपए ही कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं। पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसा कहां गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर साहब जो ऑटो के पीछे बैठे थे, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। जब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालने और डराने की कोशिश करने लगा तो कलेक्टर साहब उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे, उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी यहां पर किसने लगाई है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? ये कोई तरीका है? इस तरीके से किसी से बात करते हो दोस्तों? जो पुलिस था वह समझता ही नहीं कि ऑटो में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। उस समय जो कलेक्टर साहब थे वह शर्ट पैंट और चप्पल पहने हुए थे और नॉर्मल कपड़ों में ही अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकले थे। दोस्तों, पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों, पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, उनका कॉलर पकड़कर खींचकर ऑटो से बाहर निकाला और एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वह पुलिस वाला कलेक्टर साहब और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके अपने थाने ले जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपनी पहचान नहीं बताते और यह नहीं कहते कि वह कलेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे थाने में हंगामा मच गया और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही उस सिपाही के साथ जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था, कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना बेहद दिलचस्प है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते रहेंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जो कलेक्टर साहब थे। उनका नाम अभय प्रताप सिंह था। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। आज से 10 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बमुश्किल 200 से 400 कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे और अपने माता पिता व परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी यह मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। और दोस्तों, उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वह चाहते थे कि वह अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने ताकि किसी के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देकर और अपमानजनक बातें बोलकर चले जाते थे और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यही अपमान और निराशा ने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। कलेक्टर साहब, जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था, ने अपना गांव और परिवार छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। वहां जाकर उन्होंने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने अगले 4-5 साल तक दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वह एक कलेक्टर बन गए। जब उनके माता पिता को यह पता चला कि उनका बेटा अब डीएम बन गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभय प्रताप सिंह इस खुशी को अपने माता पिता के साथ बांटना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई मन्नतें मांगी थीं।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इसलिए अभय ने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह घर जाकर अपने माता पिता से मिले और उनके साथ पूजा पाठ करवाएं, ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं और सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़े। अब दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब ने यूपीएसएससी की तैयारी के लिए अपना गांव छोड़ा था, तब से वह कभी घर वापस नहीं आए थे। इस बार जब वह घर लौटते हैं तो गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर गर्व नजर आता है। गांव के लोग मिठाई बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि उनका लड़का अब कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। कलेक्टर साहब 3-4 दिन अपने माता पिता के साथ घर पर रहते हैं। वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके संघर्षों को याद करते हैं। इसी बीच एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं, बेटा, बाजार से मेरी दवाई लेते आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। कलेक्टर साहब जवाब देते हैं, ठीक है पिताजी, मैं शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते आऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल जाते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी उनके पास कोई निजी गाड़ी नहीं थी। उनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, इसलिए गाड़ी की कोई जरूरत नहीं समझते थे। कलेक्टर साहब घर से पैदल ही निकल जाते हैं और गांव के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनके एक पुराने मित्र का फोन आता है। यह मित्र पहले उसी गांव में रहता था और कलेक्टर साहब का पड़ोसी भी था, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्होंने शहर में जमीन खरीदकर वहां घर बना लिया और पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। मित्र से बात करते हुए कलेक्टर साहब उसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनका मित्र कहता है, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर मुलाकात कर लेंगे और आराम से बातचीत करेंगे। वह यह भी बताता है कि उसने अपनी मम्मी को बताया है कि तुम कलेक्टर बन गए हो। यह सुनकर उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, उसे घर बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनकर कलेक्टर साहब सहमत हो जाते हैं और अपने मित्र के घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, वह नहीं जानते थे कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी। अब दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने मित्र से कहते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो से आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वह ऑटो में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब पूरी तरह सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने सिर्फ शर्ट पैंट और साधारण चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि वह तो बस बाजार जाकर अपने पिताजी के लिए दवाई लेने निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि जब शहर जा ही रहे हैं तो उससे भी मिल लेते हैं। कलेक्टर साहब सोचते हैं, मित्र है, उससे मिलने में कैसी औपचारिकता, कपड़े भले साधारण हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, चाहे इंसान कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, जब वह अपने गांव और घर पर होता है तो उसे साधारण कपड़ों और चप्पल में ही सुकून और अपनापन महसूस होता है। उसी सादगी में असली खुशी होती है। तभी ऑटो रिक्शा शहर की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इसी सफर के दौरान कुछ ऐसा होता जिससे कहानी अचानक एक रोमांचक मोड़ लेती है। बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा वाला अचानक ऑटो रोक देता है और कलेक्टर साहब से कहता है, भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहां चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी जाऊंगा तो यह लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में पैसा मांगेंगे। कलेक्टर साहब हैरान होकर पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास कागज तो सब सही है ना? ऑटो वाला जवाब देता है, हाँ भैया, मेरे पास कागज पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग बिना वजह चालान काट देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं और जबरन पैसे ले लेते हैं। ये सुनकर कलेक्टर साहब नाराज होते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूं कि वह लोग कैसे तुम्हें रोकते हैं और तुमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन ऑटो वाला डरते हुए कहता है, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं कई बार पकड़ा गया हूं, ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, उल्टा मुझे डरा धमकाकर पैसे वसूल लेते हैं। कलेक्टर साहब थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, कलेक्टर साहब को अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि चेक पोस्ट पर जो होगा वह उनकी जिंदगी के इस सफर को एक अनोखा मोड़ देने वाला है। ऑटो रिक्शा वाला कहता है, भैया ये लोग हर बार कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं, चाहे मेरे कागज सही हो फिर भी पकड़कर पैसा वसूल करते हैं। कलेक्टर साहब उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम्हारे पास सब कागज सही हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो वह तुमसे पैसा क्यों लेंगे? यह सुनकर ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, देखिए भैया, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप उतर जाइए, कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाइए। लेकिन मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाएंगे तो यह लोग मुझे जरूर फंसा लेंगे, और अगर फंसा लेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, और सच कहूं अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है। ऑटो वाले की बात सुनकर कलेक्टर साहब सोच में पड़ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि ऑटो वाला अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है और उसका डर वास्तविक है। फिर कलेक्टर साहब शांत होकर उसे अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास अगर सारे कागज सही है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, तो तुम क्यों डरते हो? यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस से पूछो कि वे तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें पैसा देने की जरूरत ही नहीं। पुलिस वाले बेवजह तुमसे पैसा नहीं ले सकते। कलेक्टर साहब की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर और संकोच साफ झलकता है। दोस्तों, कलेक्टर साहब ने भले उसे समझा लिया हो, लेकिन वह नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। चेक पोस्ट पर उनका सामना ऐसी स्थिति से होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तब ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा झिंझकते हुए कहता है, साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की सफाई कर रहा था, उसी दौरान गाड़ी के सारे कागज बाहर निकाले थे, लेकिन गलती से वह कागज घर पर ही छूट गए। अब अगर मैं वहां जाऊंगा तो वह लोग मुझसे कागज मांगेंगे, और जब मैं कहूंगा कि कागज घर पर हैं तो वह चालान काटने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे। इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। यह सुनकर कलेक्टर साहब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज भी तुम्हारे घर पर ही है, ये सच सच बताना। जब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूं, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ मुझे ये गाड़ी लिए हुए, और इसकी किस्त भी भर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान करते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूं, चलो जितना भी पैसा ये लोग तुमसे मांगेंगे वह सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा और इनको मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है कि ये लोग तुमसे कितना पैसा मांग सकते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर होकर कहता है, ठीक है चलता हूं, लेकिन जो भी पैसा ये लोग मांगेंगे वह सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है मैं दे दूंगा, चलो। इस तरह से जब वे आगे बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल वहां पर खड़े थे और उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को रोक लिया और साइड में गाड़ी लगाने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है। तभी वहां एक कांस्टेबल आता है और कहता है, गाड़ी का कागज दिखाओ। तब ऑटो रिक्शा वाला जवाब देता है, सर देखिए, हमारे पास गाड़ी के सारे कागज ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है घर पर। मैंने गाड़ी का कागज छोड़ दिया है, रोज रोज लेकर आता हूं, लेकिन आज गलती से कागज भूल गया हूं। आज नहीं लाया हूं, लेकिन कभी और आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है, तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है और तुम्हारा गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल है, तुम्हें चालान तो देना ही पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, कागज मैं लेकर आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, मेरे कागज ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है, नहीं देखो, 1000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं कमाने के लिए, अभी मेरी बस 300 रुपया कमाई हुई है, तो मैं आपको 1000 रुपया कैसे दे दूं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको पैसा क्यों दूं। फिर पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले को धमकी देने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। पुलिस वाला कहता है, एक तो तुम गलती कर रहे हो, कागज नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो,
लेकिन दोस्तों, कलेक्टर साहब, जो कि चुपचाप ऊंटों की पीछे वाली सीट पर बैठ हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है और गाली देने लगता है, तब कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहां पर किसने लगाई है और तुम्हें यह चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है। तुम्हें कौन बोला है यहां पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों, पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले पर गुस्से में था और उसका दिमाग खराब था। उसे लगता था कि यह कोई साधारण गांव का आदमी है जो शहर में जा रहा है और शायद किसी काम से आ रहा है। यही सोचकर पुलिस वाला कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट से उन्हें खींचकर बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद वह उन्हें धमकी देता है और कहता है, तुमसे क्या मतलब है? तुमको जो काम करना है, जहां जाना है, जाओ अपना काम करो। मैं इससे बात कर रहा हूं बीच में बोलने की। तुम्हें क्या जरूरत है? तब कलेक्टर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वह करोगे। जिसको मारने का मन करेगा उसे मार दोगे और जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे वसूल लोगे। यही वर्दी का मतलब नहीं है। ये सब सुनकर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है। वह कहता है, चलो यहां पर तुमको नहीं समझाऊं तो तुम्हें थाने पर लेकर समझाता हूं। अब कलेक्टर साहब भी चुप रहते हुए कहते हैं, ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूं और देखता हूं कि वहां तुम मुझे क्या समझाओ। मैं भी यही चाहता हूं। इसके बाद पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले चालक और कलेक्टर साहब दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, एक सिपाही उन्हें पहचान लेता है। वह तुरंत उनके पास जाकर उन्हें सैल्यूट करने लगता है और सिपाही कलेक्टर साहब से कहता है, साहब, अरे आप यहां पर कैसे आ गए हैं और ये इनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये कैसे गिरफ्तार हो गए? क्या मतलब हुआ है? कुछ बताइए। तब कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। सिपाही फिर थोड़ी देर चुप रहता है और कलेक्टर साहब की स्थिति को देखकर वह और कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसका चेहरा साफ बताता है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो गई दोस्तों। वह कांस्टेबल सैल्यूट करके साइड में हो जाता है और जब पुलिस वाला यह देखता है कि थाने का ही कांस्टेबल कलेक्टर साहब को सैल्यूट कर रहा है, उन्हें साहब कह रहा है और पूछ रहा है, साहब, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो दोस्तों, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। ऑटो रिक्शा वाला भी उस समय पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता कि वहां पर क्या चल रहा है। तब कलेक्टर साहब थाने में मौजूद सभी सिपाहियों को एक जगह बुलाते हैं और समझाते हैं, आप लोग अगर अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए, यहां की जनता पुलिस से क्या उम्मीद रखेगी? कलेक्टर साहब गुस्से में कहते हैं, शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पूरी पुलिस टीम बदनाम होती है। इस ऑटो रिक्शा वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1,000 रुपए मांग रहे थे। अगर यह पूरा दिन मेहनत करेगा तो भी उसे 1,000 रुपए मिलेंगे या नहीं, यह तो उसे भी नहीं पता है, लेकिन आप बिना कुछ किए बस चुटकी में उससे 1,000 रुपए निकाल लेंगे और अपने पॉकेट में रख लेंगे। क्या आपको ड्यूटी के दौरान यही सिखाया गया है? फिर कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं, अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता तो मुझे यह सारी बातें नहीं पता होती। आप लोग मुझे इसके साथ साथ फंसाकर मुझे भी जेल में डाल देते, तब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मैं भी नहीं जानता कि आप लोग कितने लोगों के साथ ये सब हरकतें करते होंगे। अब दोस्तों, वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहां पर बैठ जाती है। कई तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल वहां पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सबके बीच में दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे कार्यवाही आगे बढ़ती है और अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुलिस वाला कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, उसके किए की सजा उसे मिल जाती है। अब दोस्तों, वह पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से विश्वास लेता है और सोचता है कि उसे अब अपनी जिंदगी में पैसा कमाने और अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारने की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी वह अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर करें।
आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।